is class 11th. Welcome once again. We were doing business study chapter number 4. Chapter number 4 business services. Business services में हम लोगों ने बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ा. इससे पहले बैंकिंग सर्विसेज से पहले हमने टाइप ऑफ सर्विसेज पढ़ा. बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड दीज थिंग्स, कम्युनिकेशन. बट हमारे सिलेबस में तो दो ही सर्विसेज हैं, एक बैंकिंग सर्विसेज और इंश्योरेंस. तो हम लोगों ने बैंकिंग पढ़ना स्टार्ट किया. लास्ट वीडियो में हमने बैंक का मीनिंग, क्या बैंकिंग सर्विसेज बैंक हमें प्रोवाइड करता है, उसके बाद हमने वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स जो हम बैंक में करवा सकते हैं उसके बारे में पढ़ा. तो आज हम पढ़ेंगे और क्या क्या बैंक हमें सर्विसेज देता है. तो सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट. बैंक ड्राफ्ट क्या होता है बेटा, जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं. तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक आपको एक बैंक ड्राफ्ट बना कर देता है. जैसे आप चेक से पेमेंट करते हैं, लाइक आप बैंक ड्राफ्ट से भी पेमेंट कर सकते हैं. लेकिन चेक का ये डर रहता है कि चेक बाउंस ना हो जाए, लेकिन बैंक ड्राफ्ट में ये बाउंस होने की या फिर उसको डिसऑनर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं अकाउंट्स में, तो उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है. क्यों? क्योंकि बैंक ड्राफ्ट बनवाने से पहले बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं. मतलब बैंक ड्राफ्ट सिर्फ तभी बन सकता है जब आपके अकाउंट में उतने पैसे हों या आपने वो पैसे डिपॉजिट करवाए हों. तो बैंक ड्राफ्ट डिसऑनर का या फिर बाउंस होने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता, उसमें कोई झंझट ही नहीं रहता है. तो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी को पेमेंट कर देते हैं. किसी को भी हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो हम बैंक ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं. बट ये ध्यान रखना है कि बैंक ड्राफ्ट बनाने से पहले आपके अकाउंट में उतने पैसे होने ज़रूरी हैं या फिर आप उतने पैसे जमा करवाएं, तभी आप किसी के लिए बैंक ड्राफ्ट इशू करवा सकते हैं. बैंक ड्राफ्ट कब इशू करते हैं, जब हमें किसी को पैसे देने होते हैं, तो या तो हम चेक दे देते हैं या फिर हम बैंक ड्राफ्ट देते हैं. ये ध्यान रखेंगे, जब आप बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो इसके लिए बैंक अपने कुछ चार्जेस वसूल करता है आपसे. आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए, तो वो क्या हो जाती है, बैंक की इनकम हो जाती है. देन कम टू सेकेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट. वी ऑल नो दैट बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत बार आपके अकाउंट्स में आ चुका है. तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैंक वो फैसिलिटी देता है बैंक जिसमें एक बिजनेसमैन, जिसका कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट. हमेशा ध्यान रखो बेटा, बिजनेसमैन प्रेफर करता है कि वो करंट अकाउंट ओपन करवाए, क्योंकि करंट अकाउंट में कितने भी टाइम वो पैसे डाल सकता है और कितने टाइम भी वो चेक इशू कर सकता है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपना करंट अकाउंट खुलवाता है. तो करंट अकाउंट पे बैंक ये फैसिलिटी देता है कि जितने आपके पैसे डिपॉजिट हैं आप उससे ज़्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं. कितने पैसे ज़्यादा सकते हैं बैंक पे डिपेंड होता है, लेकिन डिपॉजिट किए हुए अमाउंट से ज़्यादा पैसा निकालना, जितना ज़्यादा आप पैसा निकाल रहे हैं उसी को हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं. सपोज़ मेरे बैंक में 20,000, मेरे करंट अकाउंट में 20,000 रुपीज़ हैं और मैंने 22,000 रुपीज़ का चेक काट दिया, इशू कर दिया. तो एट दैट टाइम वो 2,000 रुपीज़ हैं, वो एक्चुअली मेरे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट है. तो ये तो चीज़ हम कर चुके हैं अकाउंट्स में. बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होती है जिसको मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है. तो बैंक हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी देते हैं. या इन ब्रीफ, बैंक ओवरड्राफ्ट वो अमाउंट होता है जो कि हम अपने डिपॉजिट के अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट निकाल रहे हैं, वो अमाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब आपने ज़्यादा निकाला हुआ है तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं. राइट. देन कम टू थर्ड, बैंकर्स चेक और पे आउट. वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द चेक. चेक तो हम सबको पता है, जिसमें हम चेक इशू करते हैं. किसी को पैसे देने हैं तो आप चेक इशू कर देते हैं, चेक बुक होती है, तो वही बैंकर्स चेक या पे आउट कहलाता है. देन कम टू कैश क्रेडिट. इसके अलावा बैंक हमें कैश क्रेडिट की भी फैसिलिटी देते हैं. कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश क्रेडिट एक तरह का लोन होता है. जैसे मुझे लोन चाहिए तो मैं बैंक से लोन ले लेती हूँ, लेकिन कैश क्रेडिट में ये फ़ायदा होता है कि सिर्फ जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ उतने ही अमाउंट पे लगेगा जितना मैंने बैंक से निकलवाया है. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, सपोज़ 2 लाख रुपीज़ का मैंने कैश क्रेडिट लिया, ठीक है, और कैश क्रेडिट में लेकिन वो 2 लाख बैंक क्या करेगा, मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा. येस, यू कैन टेक दैट 2 लाख रुपीज़ एट एनी टाइम. तो बैंक ने तो मुझे कह दिया कि आप कभी भी बैंक से 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं, मैंने आपको दे दिया, आपके बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया. लेकिन ध्यान रखेंगे बेटा, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जितना अमाउंट मैं निकालूंगी बैंक उतने पे ही मुझसे इंटरेस्ट लेगा. तो अगर मैंने 20,000 रुपीज़ निकाले हैं तो 20,000 पे बैंक मुझसे इंटरेस्ट लेगा. 2 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लेगा कि आपने 2 लाख का लोन लिया है तो 2 लाख पे इंटरेस्ट दीजिए, नो. तो कैश क्रेडिट में जितना अमाउंट आप निकालते हैं उतने अमाउंट पे ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. और ध्यान रखेंगे ये भी एक सिक्योरिटी बेस्ड
लोन होता है मीन्स इसके लिए आपको कुछ ना कुछ अपना सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो हम सबको पता है अगर मैं किसी बोरो करना है, इवन बैंक से भी लोन लेना है, तो मैं कुछ सिक्योरिटी के रूप में वहाँ पर डिपॉजिट कराना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तभी हमें लोन मिलता है। देन कम टू ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आजकल तो यू कैन से कि न्यू एरा के लिए एक फ़ायदे का ही सौदा है ये, टाइप ऑफ लाइक दैट। तो मतलब ई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आजकल हम देखते हैं बहुत ही कम लोग होंगे जो जाते होंगे बैंक में पैसे निकलवाना करना ये सब कुछ। हम लोग एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, हम लोग डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो पेटीएम यूज़ करते हैं, लाइक इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये हमारा टाइम भी बचाते हैं और साथ साथ हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी होती हैं, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी हमें ऐसी सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करता है। इसमें कौन कौन से सर्विसेज वो हमें दे रहा है? फर्स्ट इज़ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है बेटा? डेबिट कार्ड ये कह सकते हैं कि डेबिट कार्ड, और तब पता चलेगा आपको जब मैं एक बार डिफरेंस बताती हूँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। देखो, डेबिट कार्ड में आप सिर्फ उतना ही अमाउंट निकाल सकते हैं जितना आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है। मालूम मैं अपना डेबिट कार्ड यूज़ करूँ एट द पॉइंट ऑफ सेल, मतलब जहाँ मैं मॉल में जा लूँ या कहीं पे मैं डेबिट कार्ड यूज़ करती हूँ, तो सिर्फ मेरे में उतना ही पैसा निकलेगा जितना मेरा उसमें डिपॉजिट है, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है। मतलब 20,000 रुपीज़ अगर हैं डिपॉजिट तो 20,000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकलेंगे। क्रेडिट कार्ड क्या है? नाम से पता चल रहा है क्रेडिट, आपको क्रेडिट मिलता है, आपको उधार मिलता है। इसका मतलब आप अपने सेविंग जितने पैसे आपके जमा हैं आप उससे भी ज़्यादा अमाउंट का क्या निकाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। तो हम सबके पास क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है बेटा? क्रेडिट कार्ड जब आपको इशू होता है तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से प्रैक्टिकली बात अगर हम करें तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो आपको इतने दिन दिए जाते हैं, ठीक है, आप इतने 50 डेज़ बाद आप अपने पैसों को आप डिपॉजिट करा देना, जो भी बैंक में जो भी होगा। तो मतलब एक तरह से आपको पूरी तरह से फ्रीडम है कि आप कितना भी खर्चा करो, चाहे आपके जेब में एक भी पैनी नहीं है, लेकिन 50 डेज़ या जो भी उनकी डेज़ आपको वो देते हैं, वो स्टार्टिंग में बता देते हैं कि इतने डेज़ बाद आपको ये सारी पेमेंट करनी है। तो एक तरह से वो उतने दिन का आपको लोन ही मिल जाता है ना, उधार पे ही मिल जाता है। हम उधार में आराम से यूज़ कर सकते हैं और एक टाइम के बाद हम उसको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे बेटा, क्रेडिट कार्ड का टाइमली पेमेंट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इफ़ यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड, ठीक है, फैसिलिटी दे रहा है आपको, बट इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो जब आप पेमेंट का ज़रूर ध्यान रखें कि ड्यू डेट पे आपको उसकी पेमेंट करनी है, जितने दिन का आपको मिला है टाइम उसके बाद आप पेमेंट ज़रूर कर दें, राइट। दिस इज़ द क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में तो अमाउंट है तो आप उसको खर्च कर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में अमाउंट नहीं है तो भी आप उसको खर्च कर पा रहे हैं। तो दोनों में ये चीज़ें डिफरेंस रहते हैं। देन कम टू एटीएम। सबको पता है एटीएम की फैसिलिटी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हम सब ने देखी है। और एटीएम, तो एटीएम में जाके हम लोग क्या करते हैं, पैसे निकलवाते हैं, डिपॉजिट कराते हैं। एक्चुअली ये कैसे एटीएम टेलर मशीन, क्या नाम हुआ इसका? तो पहले क्या होता था बेटा, बैंक में एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता था, वो क्या करता था, छोटे मोटे पैसे आपको जमा कराने हैं, लेने हैं, तो वो वही काम करता था, तो उसको बोलते थे टेलर, ठीक है। अब वो टेलर को हटा दिया, अब उसकी जगह ऑटोमेटिक टेलर आ गया, मतलब एटीएम आ गया। तो एटीएम से जाकर आप पैसे निकला सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बाकी आपको सब पता है एटीएम के बारे में, तो इसको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। देन कम टू NEFT एंड RTGS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड देन RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राइट। बट इन सबसे पहले हम पढ़ेंगे EFT। व्हाट डू यू मीन बाय EFT? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखो
देखो नाम से ही पता चल रहा है, जब आप फंड का ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, जब भी मैं एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का यूज़ करूँ इसका मतलब यू आर यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, अपने लैपटॉप का यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं, फ़ंड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह को फ़ंड को ट्रांसफ़र करना इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। तो इसी में हमने पढ़ा NEFT, दैट इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, और RTGS पढ़ेंगे। ये क्या होता है बेटा, क्या होता है, ये जो हमें बड़ी बड़ी अमाउंट पेमेंट करने पड़ते हैं, तो हम कोशिश, आपने कभी भी देखा होगा जैसे कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हो या कोई बड़े अमाउंट की पेमेंट कर रहा हो, तो वो उससे क्या बोलते हैं, आप RTGS करा दीजिए, आप NEFT करा दीजिए, या फिर मोस्टली जो मोस्ट टाइम यूज़ करते हैं हम कहते हैं आप RTGS करा दीजिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब बेटा दोनों क्या हैं, NEFT RTGS दोनों ही एक जैसे हैं। इसमें क्या होता है, जो पेमेंट होती है वो एक्चुअली में, जब हम RTGS की बात करते हैं तो जैसे ही आपने पेमेंट की उसी टाइम ही बैंक, दूसरे के बैंक अकाउंट में वो शिफ्ट हो जाते हैं पैसे। जैसे मैंने RTGS कराई तो जिस पर्सन के नाम पे RTGS कराऊंगी उसी टाइम ही मेरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे, विद इन, कोई भी डिले नहीं होगा इस चीज़ के लिए। नहीं तो हम लोग देखते हैं मैच चेक डिपॉजिट कराते हैं तो उसके बाद कई टाइम बाद पता चलता है चेक तो डिसऑनर हो गया, क्योंकि जब बैंक दूसरे पर्सन के बैंक अकाउंट से वो पैसे निकालता है, जो भी उनकी ट्रांसफ़र होती है, तब उसको पता चलता है कि उसके बैंक में पैसा नहीं था, मतलब एक टाइम लगता है उसको हर प्रोसेस करने के लिए। लेकिन RTGS में विद इन, आप कह सकते हो थोड़े ही मिनट में, उसी ही दिन वो क्या हो जाती है, जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसी टाइम में वो कंप्लीट हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर मैं किसी को पैसे दे रही हूँ, RTGS करा रही हूँ, तो उसी टाइम मेरे अकाउंट से निकल के उसके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड RTGS। और RTGS तभी करा सकते हैं जब आपके अकाउंट में पैसे हैं, मतलब चीट नहीं कर सकते किसी को, आप कहें कि मैंने RTGS करा दूंगा, नहीं, RTGS तो तभी बनेगा जब आपके अकाउंट में पैसा होगा, तभी बैंक आपके लिए RTGS बना के देगा किसी और के फेवर में। तो लोग कोशिश करते हैं, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट का अगर है या प्रॉपर्टी का वही मामला है और पैसे ट्रांसफ़र होने, तो RTGS ही कराया जाए। NEFT भी RTGS जैसी ही होती है, इसमें भी क्या होता है, आपके फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, लेकिन इसमें क्या होता है, NEFT में बंच में शिफ्ट होते हैं। बंच का मतलब एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, मीन्स 3-4 ट्रांजेक्शन्स हो जाएं प्लस होके फिर जाके वो एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में शिफ्ट होते हैं, मतलब थोड़ा सा वो बंच बनाते हैं ट्रांजैक्शंस कि जैसे मैंने कराया, किसी और ने कराया, वो वेट करते हैं 3-4 का और हो जाए, फिर बंच बनेगा, फिर उन सब का इकट्ठा फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन RTGS में ऐसा कुछ नहीं होता। RTGS में 1 बाय 1 आपने कराया उसी टाइम ही आपके में फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब RTGS ज़्यादा रिलायबल है, उसी टाइम ही फ़ंड ट्रांसफ़र होना, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो NEFT में जहाँ वो ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन बंच में, मतलब 2-4 ट्रांजैक्शन वो आप बंच में हो जाए, उसके बाद आराम से, हम कहते हैं ना 2-4 काम हो जाएं इकट्ठे तभी उठेंगे हम काम करने के लिए, तो दैट इज़ NEFT। RTGS नहीं, अभी का काम अभी करना है, एक काम होगा तो खड़े होंगे उस काम को करेंगे, दैट इज़ RTGS। तो ये डिफरेंस है RTGS और NEFT में, दोनों में ही फ़ंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन RTGS में 1 बाय 1 जैसे ही आप करेंगे उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन NEFT में बंच बनेगा, पहले थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन इकट्ठे होंगे उसके बाद इकट्ठा ट्रांसफ़र, जो भी फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगता है फ़ंड ट्रांसफ़र होने में, तो ये दोनों में फ़र्क है। तो RTGS के लिए ये होता है कि कम से कम 2 लाख की तो आपकी अमाउंट होनी चाहिए, तभी आपकी RTGS स्टार्ट हो सकती है, मतलब आप RTGS बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं हम 10-10 हज़ार रुपये के RTGS पर, नो, कम से कम 2 लाख का अमाउंट होना ज़रूरी है, राइट, तभी आप RTGS किसी को इशू कर सकते हैं, राइट। तो ये था NEFT एंड RTGS। और देन नेक्स्ट इज़ ई-कैश या डिजिटल कैश। तो हम सबको पता है आजकल, हाँ, छोटे से छोटे बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है, फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली में एक आर्टिफिशियल मनी की तरह ही होते हैं। कौन सा आप किसी को मनी देते हैं, नो, ये एक आर्टिफिशियल मनी की तरह ही है। आप लोग क्या करते हैं, पेटीएम से बैंक से पेटीएम में पहुंचता है, तो क्या पेटीएम से बैंक से पेटीएम में क्या रियली में पैसे पहुंचते हैं, नो। तो एक तरह से आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, बट ट्रांजैक्शन हो रही है। तो आपके बैंक से पेटीएम में पहुँचते, पेटीएम से आप किसी को पेमेंट करते हैं, देन वो किसी और को पेमेंट करता है पेटीएम के थ्रू। तो यहाँ पे पैसे का यूज़ नहीं हो रहा है, आपके पास कोई हाथ में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको क्या कर रहे हैं,
हैं, पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो पेटीएम है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसको आप यूज़ करते हैं और अपने फंड को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ई कैश। इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली कैश कहते हैं। ये वो कैश नहीं है जो आपके हाथ में है फिजिकल वाला, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कैश है और आप क्या कर रहे हैं, इसको एक दूसरे को बस ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कैश, या फिर डिजिटल कैश भी बोलते हैं। हम कहते हैं डिजिटल कैश पेमेंट हो रही है। तो ये सब क्या है, इसी का ये एक छोटा सा एक बस लिखना है हमें कि इलेक्ट्रॉनिकली कैश क्या है, उसके एग्जांपल दे देंगे एक दो, और ये टॉपिक बस यहीं पर ख़त्म है। ठीक है, तो आज हमने वेरियस बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ा। तो पिछली बार हमने डिपॉजिट पढ़ा था, कौन कौन से डिपॉजिट्स होते हैं, तो आज ये बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी बैंकिंग सर्विसेज इतनी ही, अगर मैं देखूंगी अगर इसमें कुछ मुझे थोड़ा बहुत टॉपिक मिले, कुछ रह गए, तो वो हम देख लेंगे कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सॉरी, और उसके बाद हम लोग इंश्योरेंस स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और यस लास्ट में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और किसी से शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।